विवाह के बाद किसकी जिंदगी में बड़ी सफलता आती है? विवाह के बाद भूचाल किसकी जिंदगी में आ जाता है? विवाह के बाद स्थितियां जो बदलती हैं, क्या सच में कोई बड़ा कारण होता है? नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जो विवाह के बाद अपने ऊपर आप बीती को सुनाते हैं। आपके पास भी बहुत से लोग जरूर ऐसे आते होंगे, मिलते होंगे, या पास पड़ोस के समाज में आपने जरूर अनुभव किया होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विवाह के बाद यह बताते हैं कि उनकी जिंदगी बदल गई, बड़ा टॉप परफॉर्मेंस उनको मिला। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने यह बताया होगा कि जब से शादी हुई है तब से वो अवनति यानी गिरते चले जा रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या वजह हो सकती है? और बहुत से लोग ऐसे होंगे कि पैरेलल चलते होंगे, विवाह के बाद भी उनकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि ऐसा माना जाता है कि विवाह के बाद कोई एक और साथी आपके साथ जुड़ता है तो उसका भी लक, उसका भी भाग्य आपके साथ जुड़ता है। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी, कोई चेंजेज पॉसिबल है? इस तरीके के तमाम सवाल विवाह के साथ जुड़े होते हैं और हर एक आदमी के मन में होते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या कुंडली देखकर ये समझा, ये जाना जा सकता है कि विवाह के बाद कुछ स्थितियों में उतार चढ़ाव हो सकता है? अगर उतार चढ़ाव संभव है तो क्या वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? क्या कोई एक साथी हमारे साथ जब जुड़ता है तो जुड़ने के बाद क्या सच में लक में कुछ चेंजिंग पॉसिबल है? चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं, लेकिन एक निवेदन आपसे है, अगर आपको लगता है कि रुद्राष्ट्र विज्ञान का यह चैनल ज्योतिष की सेवा में समर्पित है और लोगों के लिए सच में फ्री में कुंडली विश्लेषण करता है, फ्री में सटीक उपाय और सलाह देता है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक बहुत आसानी से सबसे पहले पहुंचे। हमारे वीडियो को लाइक कर दें और जरूरतमंद लोगों तक हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज्योतिष की और समाज की इस सेवा में हमें आपका भरपूर सहयोग मिले। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, किसी की भी कुंडली में जो 7वां भाव होता है वह भाव विवाह का होता है। हम अभी माइक्रो एनालिसिस की बात नहीं करेंगे कि हम D9 यानी नौमांश लग्न की चर्चा करें। सरल भाषा में समझने के लिए आज हम इस वीडियो को 7वां भाव तक ही सीमित रखेंगे, लेकिन यहीं से बड़े प्रेडिक्शंस निकलकर सामने आते हैं। 7वां जो भाव होता है वो 7वां भाव हमारे विवाह का भाव होता है। किसी की भी कुंडली में विवाह के अतिरिक्त बहुत सी चीजों का भी 7वां भाव होता है, लेकिन 7वां भाव विवाह का भी होता है। तो 7वें भाव से आज हम समझेंगे कि किस प्रकार के संयोजन से हम यह जान सकते हैं कि विवाह के बाद की स्थितियों का निर्माण किस प्रकार का होने वाला है। किसी की भी कुंडली में यदि 7वें भाव में 8वें भाव का स्वामी ग्रह बैठ जाए, यानी 8 नंबर में जो राशि लिखी है, अगर उसका स्वामी ग्रह 7वें भाव में बैठ जाएगा तो कहीं ना कहीं विवाह के बाद आकस्मिक अड़चनें देखने को मिलती हैं, यानी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देखेंगी। जो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, एकदम से कोई प्रॉब्लम आ गई किसी विषय को लेकर और एकदम से आपके सामने कोई एक समस्या मुंह फैलाकर खड़ी हो गई, जिसका समाधान फिलहाल आपको नहीं दिखेगा। अगर 8वें का स्वामी ग्रह 7वें भाव में जाकर बैठ जाता है तो यदि 8वें भाव का स्वामी ग्रह और 7वें भाव का स्वामी ग्रह किसी भी भाव में जाकर बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर ना पड़ रही हो, तो भी सेम स्थितियां बनेंगी कि विवाह के बाद कुछ ना कुछ खटपट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहेगी। और वह जो प्रॉब्लम होगी वो अनएक्सपेक्टेड होगी, अकाल्पनिक होगी, उसका पहले से कोई गणना नहीं की जा सकती, पहले से कोई अनुमान नहीं रहेगा कि इस तरह की कोई समस्या आ सकती है। यदि 6वें भाव का स्वामी ग्रह 7वें भाव में जाकर बैठ जाए और सपोर्ट की राशि में न बैठे, खराब राशियों में बैठ जाए जिसमें 6वें भाव के स्वामी ग्रह को सपोर्ट ना मिलता हो, वो राशि यदि 7वें भाव में हो और 7वें भाव में 6वें भाव का स्वामी ग्रह बैठ जाए, तो विवाह के बाद रोग से संबंधित समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं। ऋण यानी कर्ज से संबंधित समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं और कहीं ना कहीं शत्रु भी हावी होने लगते हैं। अभी मैं माइक्रो एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूं कि मंगल की स्थिति देखेंगे D9 चार्ट में,
हम देखेंगे कि 7th हाउस के लॉर्ड की क्या स्थिति, ये बाद की बातें हैं। मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं आपको, किसी की भी कुंडली में इन चीजों को देखिएगा तो इनका प्रभाव आप जरूर पाएंगे। अब प्रभाव न्यून है या अधिक, यह आगे के विश्लेषण का टॉपिक होता है। तो छठवें भाव का स्वामी ग्रह यदि 7वें भाव में बैठ जाएगा तो विवाह के बाद हो सकता है कि जीवन साथी को रोग से संबंधित समस्याएं आने लगे, या फिर परिवार में कोई रोग अपना प्रभाव लगातार दिखाने लगे। कर्ज से भी परेशानियां बढ़नी शुरू हो सकती हैं और शत्रु निर्मित हो सकते हैं, जो कि प्रभावी भी होते दिखेंगे यदि सपोर्ट की राशि में छठवें का स्वामी 7वें में नहीं बैठ पाया तो। अगर 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ गया तो रोग की स्थितियां बनती हैं, और रोग की स्थितियों के बनने के साथ ही साथ में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है। मतलब 6 महीने नहीं बीतेंगे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कंडीशन सेम है। यदि 12वें का स्वामी 7वें में बैठा है, अगर सपोर्ट की राशि में बैठा है तो हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि सपोर्ट वाली राशि ना हुई, शत्रु की राशि हुई, नीचस्थ राशि हुई और क्रूर ग्रहों की दृष्टियां, पापक ग्रहों की दृष्टियां भी उसमें सपोर्ट कर गई 7वें भाव पर, तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाता है। एक्सपेंस यानी खर्च जो है अनएक्सपेक्टेड तरीके से खर्च भी बढ़ जाता है। खर्च अनएक्सपेक्टेड तरीके से बढ़ जाता है, यानी कि पता ही नहीं चलेगा कि पैसा कहां जा रहा है। तो छठवें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी ग्रह यदि 7वें भाव में बैठ जाए, या फिर छठवें, 8वें और 12वें भाव का स्वामी ग्रह 7वें भाव के स्वामी ग्रह के साथ कुंडली में कहीं भी बैठ जाए और सपोर्ट की राशि ना हो और साथ ही में क्रूर या पापक ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही हों, तो रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। आकस्मिक तौर पर परेशानियां आने लगती हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं जिसका किसी ने कभी कोई विचार ही न किया हो, कोई कल्पना ही ना की हो, इस तरह की समस्याएं आ जाती हैं। खर्च एकाएक बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर बार बार लगाने पड़ते हैं। इनमें यदि राहु की या केतु की दृष्टियां पड़ जाए या युति बन जाए तो पता ही नहीं चलता है कि परेशानी, प्रॉब्लम क्या है, रोग क्या है, रोग पकड़ में ही नहीं आता है। लेकिन जो जातक है उसको समस्याएं अनुभव होंगी, उसको उलझन, बेचैनी, परेशानी महसूस होगी, लेकिन जब जांच कराएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो लंबे समय तक वो परेशानी, वो बीमारी पकड़ में ही नहीं आएगी। तो आज कुछ एक मोटा मोटा हमने आपको एक आइडिया देने की कोशिश की कि विवाह के बाद किस प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि विवाह के बाद किन लोगों को उन्नति मिलती है, समृद्धि मिलती है। देखिए, यदि 7वें भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव के स्वामी ग्रह के साथ कहीं भी अच्छे स्थानों में बैठ जाए, यानी केंद्र के स्थानों में बैठ जाए, 5वें या 9वें भाव में बैठ जाए, या फिर माफ करिएगा, यदि केंद्र के स्थानों में बैठ जाए, यानी 1, 4, 7 और 10वें भाव में बैठ जाए, या त्रिकोण स्थान यानी 5वें और 9वें भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव का स्वामी ग्रह और 7वें भाव का स्वामी ग्रह, तो विवाह के बाद ऐसे जातक को धन से संबंधित मामलों में सफलता मिलती है। परिवार में यदि कोई मनमुटाव चल रहा होता है तो परिवार में उस तरह का मनमुटाव समाप्त होता है, कुनबा बढ़ता है, विस्तार होता है परिवार का पॉजिटिव तरीके से। यदि 11वें भाव का स्वामी ग्रह और 7वें भाव का स्वामी ग्रह कुंडली में शुभ स्थान यानी केंद्र के स्थान 1, 4, 7 और 10वां स्थान या 5वें और 9वें त्रिकोण स्थान में कहीं भी बैठ जाए, शुभ की राशि हो और बहुत ज्यादा उस पर पापक ग्रहों का प्रभाव ना हो, तो ऐसा जातक विवाह के बाद अपनी इनकम को इतना ज्यादा इंक्रीज करता है कि उसने खुद नहीं सोचा होता है कि वो इतनी ज्यादा आय के मामले में ऊंचाइयों को छू लेगा। उसकी हर एक विश पूरी होती है अपने जीवन साथी के सहयोग से, अपने जीवन साथी के माध्यम से। इसी प्रकार यदि 5th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड यानी 5वें भाव का स्वामी ग्रह और 7वें भाव का स्वामी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में केंद्र या त्रिकोण भाव में बैठ जाए, तो एक तो प्रेम से विवाह की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा सपोर्ट की यदि राशि हो और सूर्य का इन्वॉल्वेंस उसमें हो जाए, तो ऐसे जातक को विवाह के बाद
आकस्मिक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बहुत से मामलों में देखा गया है कि विवाह के बाद ऐसे जातक की कोई लॉटरी निकली है या कोई अचानक से उसने कोई धन या संपत्ति को अर्जित कर लिया है पॉजिटिव तरीके से। तो सातवें भाव का संयोजन हम देखते हैं, यदि शुभ भावों के स्वामियों के साथ कहीं निर्मित हो रहा है और क्रूर और पापक ग्रहों की दृष्टियां नहीं पड़ रही हैं, या फिर क्रूर और पापक ग्रह जो है वो सपोर्ट वाले ग्रह होकर दृष्टियां डाल रहे हैं, तो ऐसे जातक को विवाह के बाद समृद्धि, उन्नति, आयुष्य, आरोग्यता, धन और परिवार में अनुकूलता होते हुए देखा जाता है। इसके आगे भी और भी माइक्रो एनालिसिस का टॉपिक होता है। हम ये भी देखते हैं कि सप्तमेश की नवांश में क्या स्थिति है और नवांश का जो सप्तमेश है उसकी लग्न कुंडली में क्या स्थिति है। सप्तमेश के नवांशेश की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। तो ये हम जन्म कुंडली से जो निचोड़ निकालते हैं वो निचोड़ कितना प्रभावी होगा और उसकी कंफर्मेशन के लिए, उसके आश्वासन के लिए हम D9 चार्ट को भी सपोर्ट में देखते हैं, तो हम काफी हद तक सटीक फलादेश कर सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि विवाह के बाद आपके जीवन में बदली हैं स्थितियां, अगर सकारात्मक बदली है तो क्या आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि क्या और सकारात्मक हो सकता है आपकी जिंदगी में? और यदि विवाह के बाद दुर्भाग्य से आपके जीवन में बदली हैं नकारात्मक स्थितियां, तो क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में वो बड़े बदलाव हो जो पॉजिटिव हो और यह विवाह का जो संयोग है यह आपके लिए समृद्धि और उन्नति लेकर आए? अगर आप इन सवालों के हल चाहते हैं तो आप हमें अपनी जन्म कुंडली भेजें। आप हमें अपने जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान भेजें। हम आपकी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करेंगे और हम आपको बताएंगे वो सटीक उपाय जो काफी सरल होंगे, कोई खर्च नहीं होगा। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आपके जीवन में विवाह के बाद जो भी परेशानियां आ रही हैं वह निश्चित सॉल्व हो जाएंगी। एक निवेदन छोटा सा आपसे और है, ज्योतिष की सेवा के लिए, आम जनमानस की सेवा के लिए यह चैनल बनाया गया है और इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं और इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। प्लीज यदि संभव हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से सबसे पहले पहुंचे। हमारे वीडियो को जरूरतमंद लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि हर जरूरतमंद लोग जो ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं उनको समाधान मिले और इसके कारण आप बने तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।